Yes, hello friends. Welcome back to Tutelage Academy. A very good evening to everybody. I hope आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी जोर शोरों से चल रही है और ओएनजीसी एंड पावर ग्रिड ये दोनों पीएसयूज भी यूजीसी नेट दिसंबर 2022 से रिक्रूट करेंगे एंड बिलीव मी दोनों में जाना बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप फोकस्ड हैं तो राइट. एंड व्हाट वी आर डूइंग टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम PYQs for the year 2021 UGC NET 2021 के PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे and this is the third session. We had already discussed around 50 PYQs has been discussed and 25 more I will be discussing today. So I'll be jumping back to the question which we were solving. Yes. क्वेश्चन नंबर 1592 हमने इसे सॉल्व कर लिया था लास्ट सेशन में. आई जूम लिटिल बिट. करेक्ट. अप टू क्वेश्चन 169 ऑफ पेज नंबर 68 वी हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड. यू कैन रेफर टू दैट इन लास्ट सेशन एज वेल. और उसके बाद का जो क्वेश्चन है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया अप टू इन पेज 69 ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर. सो hello friends, starting now from question number 1612 and around 50 questions we have solved. Next 25 we will be solving today. Which of the following are true related to potential appraisal? एक बार क्वेश्चन पढ़िए और खुद थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सा सही हो सकता है कौन कौन सा नहीं. एंड देन आई विल बी आल्सो एक्सप्लेनिंग इट. देखिए, पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है. पोटेंशियल अप्रेजल और परफॉर्मेंस अप्रेजल दो चीजें होती हैं. तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस एचआरडी की तरफ है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी सक्सेशन प्लानिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन का अगर थॉट प्रोसेस ऐसा है कि उन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस को अप्रेज नहीं करना है. परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स व्हाट? हाउ यू हैव परफॉर्म, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी अप्रेज्ड. दैट्स इट. यही है, जैसा कि नाम में वही डेफिनेशन है. उस हिसाब से कंपनी की जो पॉलिसी होगी उस हिसाब से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, सैलरी हाइक की जाएगी. और पॉलिसी अगर उसके अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया होगा तो यू विल बी एट द सेम पोजीशन. दैट्स इट. और पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है? पोटेंशियल अप्रेजल में कंपनी में जो हायर लेवल पे जो जॉब्स खाली हैं या फिर कंपनी में हायर लेवल पे जो टैलेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास वो इच्छा है, अगर आपके पास वो इंटरेस्ट उन टैलेंट्स को निखारने में, तो आप जो कंपनीज है वो हेल्प करेंगे आपके पोटेंशियल को डेवलप करने में. राइट. तो पोटेंशियल अप्रेजल में क्या होता है कि हम एम्प्लॉइज को we inform employees about their future prospect. Yes, we help the organization to chalk out a suitable succession plan. Okay, देखिए, पॉइंट नंबर ए इज ट्रू. वी इन्फॉर्म एम्प्लॉइज अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. ठीक है, तो पोटेंशियल में किसी भी एम्प्लॉइज का पोटेंशियल देखा जाता है और उस हिसाब से अगर कंपनी उनको जॉब ऑफर कर सकती है हायर लेवल पे तो उनको अप्रेज किया जाता है उसी हिसाब से. ठीक है, पोटेंशियल अप्रेज. परफॉर्मेंस अप्रेजल में बस दैट इज ट्रांजैक्शनल, जितना आपने परफॉर्म किया उस हिसाब से अप्रेज होगा. ओके, तो इन्फॉर्म एम्प्लॉइज अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल सही. अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बताएंगे कि यस, हमारे एक सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट ओपन होने वाला है, तो आप सच एंड सच ट्रेनिंग ले सकते हो, अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो, तो यू कैन बी प्लेस्ड देयर एज वेल विद प्रमोशन. राइट. तो दैट इज व्हाट इज पोटेंशियल अप्रेजल. हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू चॉक आउट अ सुटेबल सक्सेशन प्लान, बिल्कुल सही. तो एचआर डिपार्टमेंट जो क्या करेगी, एचआर डिपार्टमेंट एक सुटेबल सक्सेशन प्लान बनाने की कोशिश करेगी कि अगर कंपनी को इन नेक्स्ट 5 years दे नीड 10 people from MBA, 5 people from this business analytics background. So what we can do, we have such and such employees. We have 8 employees already who are looking for MBA. We have 6 employees already who are looking for analytics. So we can upgrade their skills and we can employ them as well. तो ये हो जाएगा. पॉइंट नंबर भी बिल्कुल सही है. अपडेट ट्रेनिंग एफर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. देखिए, कोई भी नॉर्मल सी ऑर्गेनाइजेशन जो पोटेंशियल अप्रेजल नहीं भी देख रही है, जिसका फोकस पोटेंशियल अप्रेजल नहीं भी है, दैट आल्सो विल अपडेट ट्रेनिंग एफर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस पॉइंट स्पेशली डज नॉट हेल्प इट, है ना. ये पॉइंट जो है जरूरी नहीं कि पोटेंशियल अप्रेजल के लिए है, ये कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी ये अप्लाई होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम देखते हैं क्योंकि वी वांट 10 एम्प्लॉइज टू वर्क ऑन जावा और बस 8 लोगों को जावा आता है,
तो 2 बाकी एम्प्लॉइज को ट्रेन करेगी जावा में। इज दैट अ पोटेंशियल अप्रेजल? नो, दैट इज ओनली अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। एडवाइस एम्प्लॉइज अबाउट व्हाट दे मस्ट डू टू इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो 8 लोग हैं जो एमबीए करना चाहते हैं और फ्यूचर में 10 एमबीए की पोजीशन खाली होगी, तो हम उनको एडवाइस करेंगे, भाई यू कैन गो फॉर एमबीए, you can have some this MBA program which you can work along with your job। तो हम इस तरीके से उनको एडवाइस कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा उनका पोटेंशियल अप्रेजल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड डी ओनली। वन सेकेंड, ए और बी तो श्योर होगा, दैट इज ए बी एंड ए बी इज फॉर श्योर। सी नहीं है, तो सी इसमें भी नहीं है, सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, ये तीनों फॉर श्योर नहीं होगा। और यहाँ पे ए एंड बी ओनली है। अगर डी भी होता तो भी हम हो सकता है। अगर हम इन्फॉर्म कर रहे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में, तो हम उन्हें एडवाइस भी कर सकते हैं उनके करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में। तो ए और बी है ऑप्शन में, तो एज पर द ऑप्शन गिवन आवर आंसर विल बी ए, बी। सी इन तीनों में है, तो सी नहीं होगा। राइट, समझ में आया? हु अमंग द फॉलोइंग टुक द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FICCI? FICCI जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1927 में। सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है? किसके एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ गांधी जी। गांधी जी के एडवाइस पे ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय बिरला एंड पुरुषोत्तम टक्कर। बिरला एंड पुरुषोत्तम टक्कर, तो जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम टक्कर। तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बस आपको ये कंफ्यूज किया जा रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। जीडी बिरला was surely the person प्लस पुरुषोत्तम टाकर, इट was पुरुषोत्तम दास नहीं था, बस टाकर था। क्या ऑप्शन में क्या क्या है? यस, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास। ओके, तो पॉइंट नंबर ए इज ऑल्सो देयर, पुरुषोत्तम ठाकुर दास। ठाकुर को टाकर लिखा हुआ था बुक में, सो इट्स ओके, ठाकुर होगा। तो ए और सी फॉर श्योर है, तो ए और सी फॉर श्योर है, तो ए और सी यहाँ पे देखिए, ए बी सी एंड यहाँ धीरू भाई अंबानी ऑब्वियसली नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। वी विल लुक एट द आंसर, आवर ऑप्शंस, वी विल लुक एट द ऑप्शंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। ए है, सी है, अगर आपको लाला श्रीराम नहीं भी पता है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है? तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है? ए, बी, सी। ठीक, ए, बी, सी हो जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर होगा। यू नीड टू थिंक इन एन इंटेलिजेंट वे, स्मार्ट वे ऑल्सो। अगर आपको इंफॉर्मेशन आधा पता है क्वेश्चन का तो भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर BOCW Act 1996। ओके, या a building worker who has been registered as beneficiary under the act shall cease to be beneficiary when he attains the age of 60 years। बिल्कुल सही है। देखिए BOCW Act में क्या होता है, we have already discussed it in our sessions। if you go back और in this question only I मतलब the idea which this question gives, that question only we have solved in our sessions in the last week, right? तो BOCW में क्या है, एक बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट है, और जो 16 years to 18 years to 60 years 18 years to 60 years के जो लोग हैं वो लोग एज ए बेनिफिशियरी ऐड हो सकते हैं। उनको एक नॉमिनल फी देना पड़ता है, और बेनिफिशियरी फंड उनके लिए होती है, जो कि कमिटीज होती है बेनिफिशियरी फंड रखती हैं, और वर्कर्स को उनसे फायदा होता है। तो बिल्डिंग वर्कर who has been registered as a beneficiary under the act shall cease to be a beneficiary when he attains the age of 60 years। बिल्कुल सही है, 18 to 60 होता है। और a building worker shall cease to be a beneficiary if he has not worked for at least 90 days in a year। तो इसका बेनिफिशियरी आप बने, इसके लिए क्वालिफिकेशन यही होती है कि 90 डेज आपको वर्क करना चाहिए इन 1 ईयर। ये भी बिल्कुल सही है, राइट? अगर 90 डेज से कम वर्क किया है तो विल cease to be a beneficiary। If the building worker had been a beneficiary for at least 3 years continuously immediately before attaining the age of 60 years, shall be eligible to get benefits। Okay, while computing the period of 90 days, the period of absence from the building or other construction work due to any personal injury caused to him by accident arising out of and in the course of employment shall be included। Okay, yes, we will look at the options। Options क्या क्या हैं? A, B, D, A, B, C, A, B, C, D and B, C, D।
तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। इफ द बिल्डिंग वर्कर हैड बीन अ बेनिफिशियरी फॉर एट लीस्ट 3 इयर्स कंटिन्यूअसली इमीडिएटली बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स, ठीक है, 60 साल से पहले, 60 साल से 3 साल पहले वो बेनिफिशियरी था, तो ही शैल बी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट्स। तो ये कंडीशन जो है बस आपको एवं ही कंफ्यूज करने के लिए दी है। अब इफ यू आर अ बेनिफिशियरी यू विल गेट द बेनिफिट्स, ठीक है। तो इवन इफ ही हैड वर्क फॉर एट लीस्ट 3 इयर्स बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स, yes definitely you will get the benefit, ये तो है। तो while computing the period of 90 days, ये जो 90 days हम ले रहे हैं, अगर period of absence from the building or other construction work is due to personal injury, ये है आपका कीवर्ड, ये है आपका कीवर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है पर्सनल इंजरी, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर आप ये 90 डेज काउंट हो रहा है, 90 डेज में अगर कोई वर्कर एब्सेंट है 5 डेज के लिए एंड दैट इज ड्यू टू सम पर्सनल इंजरी, तो ये 90 डेज आपका 85 डेज ही काउंट होगा, ठीक है। और अगर फैक्ट्री में ही कोई इंजरी हो जाती, दैट इंजरी इज ड्यू टू वर्क, तो वो 5 दिन 90 डेज में ऐड होगा, राइट। पर्सनल इंजरीज में अगर पर्सनल इंजरी के कारण छुट्टी ली है तो वो ऐड 90 डेज में नहीं होगा। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इंजरी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर ए बी सी ओनली। समझ में आया, समझ में आया। पर्सनल इंजरी के बाद पर्सनल इंजरी अगर है तो वो आपका ये जो डेट्स रहते हैं ना 90 डेज या 80 डेज या किसी भी एक्ट में, इनफैक्ट दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन एनी ऑफ दैट, पर्सनल इंजरी वाला डेज हम काउंट नहीं करेंगे, वही एक्सीडेंटल इंजरी वाला काउंट करेंगे जो कि फैक्ट्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1576, वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ सर्वे टू अ प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ, देखिए ये क्या है, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन लास्ट 365 डेज से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उसे हम अनएम्प्लॉयड काउंट करेंगे, ठीक ठीक। ये एक सर्वे होता है, सर्वे कौन करती है, एनएसएसओ। एनएसएसओ दो तरीके से सर्वे करती है, एक यूएस यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट और एक यूएसपी यूजुअल स्टेटस प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट। तो यूएस में 1 ईयर देखा जाता है कि कौन सा पर्सन 1 ईयर से अनएम्प्लॉयड है, हम उसे अनएम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे, जो भी लास्ट 1 ईयर से जॉब नहीं कर रहा है। और यूएस प्रिंसिपल अनएम्प्लॉयमेंट में 6 मंथ्स की बात होती है कि जो भी पर्सन 6 मंथ से जॉब नहीं कर रहा है, हम उसे अपने जो सर्वे है उस सर्वे में अनएम्प्लॉयड काउंट करेंगे, राइट। समझ में आ गया। तो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 365 डेज ये हो जाएगा विथ रेफरेंस टू द डेट ऑफ सर्वे टू द प्रीसीडिंग पीरियड, जो प्रीसीडिंग पीरियड होता है इसमें 365 डेज होता है। अगर यहाँ पे यूएस पी रहता तो प्रीसीडिंग पीरियड कितना होता है, 6 मंथ रहता, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1600, which of the following organization conducted a joint workshop on the subject of defining the informal sector in 1997। तो 1997 में क्या हुआ था, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है उसके डेफिनेशन पे, उसके फर्दर रिसर्च पे, और इंडिया में कितना इनफॉर्मल सेक्टर है कितना नहीं है, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए, एवरीथिंग, ये जो रिसर्च है ये एक जॉइंट वर्कशॉप है, वो कंडक्ट किया गया था किसने किसने, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके एक जॉइंट वर्कशॉप किया था इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जो टर्म है, द टर्म इनफॉर्मल सेक्टर वाज कॉइन्ड बाय, who coined the term informal sector? This is the question. I will check the options as well. Yes, good evening to everybody. I just saw the chat late. देखिए, informal sector कीथ डेविस ने इनफॉर्मल सेक्टर जो टर्म है उसको डिफाइन किया था, राइट, कॉइन किया था, he coined the term informal sector। ओके, यूजीसी नेट में एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, हु कॉइंड द टर्म इनफॉर्मल सेक्टर, एंड द आंसर वाज कीथ डेविस। सो रिमेंबर दिस एज वेल, ओके। 1997 में ये वर्कशॉप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, या आई हैव नॉट मार्क द आंसर फॉर दिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। यस, बी एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 1613 देखिए, इंटरस्टेट माइग्रेंट workman act 1979, we have done the session on this act as well in the last week,
चलिए, आपको उसी समय मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी इस एक्ट के बारे में। बेस्ड ऑन दैट आल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईज़िली, ठीक है? ये सारे ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने अपने सेशंस में सॉल्व कर किया है। द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है? इसमें कौन-कौन सा चीज़ कौन-कौन सा पॉइंट सही है, ये आपको बताना है, ठीक? तो पहला, द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पांसिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू ईच इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कमैन है वो हायर किसके थ्रू किए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किए जाते हैं। एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, वर्कमैन, मैंने आपको ऐसे समझाया था। और कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, पेमेंट, ये सारा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को बताता है, वेजेस भी वही देता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर एब्सेंट है, किसी काम से बाहर गया है, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी। अदरवाइज फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टर। The principal employer shall nominate a representative duly authorized by him to be present at the time of disbursement of wages by the contractor. बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्टर जब वर्कर को वेजेस दे रहा है, ये वर्कर जो है वो अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहा है? एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है, राइट? तो एम्प्लॉयर अपने तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को वेजेस दे रहा होगा तो तुम वहीं पे प्रेजेंट रहो, देखो कि वर्कर की जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ठीक ठाक से वर्कर को वेजेस दे रहा है नहीं कि नहीं। जिस भी फॉर्म में बताया गया, ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन पेमेंट, कैश पेमेंट है तो कॉस्ट पेमेंट, ऑन द ऑन अ फिक्स्ड डे कॉन्ट्रैक्टर इज पेइंग टू वर्कर और नॉट, क्योंकि वर्कर को ठीक से वेजेस मिलेगा तभी वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर के लिए अच्छे से काम करेंगे। So this is also correct. We had discussed it. It shall be the duty of contractor to ensure the disbursement of wages in presence of employees representative, बिल्कुल सही है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वेजेस को डिस्बर्स करो, बिल्कुल सही है। इन केस कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू मेक पेमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को चोट लगी, हॉस्पिटल में है, किसी काम से बाहर गया है, जिस दिन वेजेस पे होने थे, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल। नो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल बी लायबल। ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर करवाया है मैंने, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर करवाया है मैंने, उसमें ये चीज है कि एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो हमारा ये पॉइंट गलत है, आंसर हो जाएगा ए बी सी ओनली। Let's see the options A, B, C only. ठीक है, this is how you will be solving questions. देखिए, which of the following are advantage of group activities in accordance with the function of an enterprise? ठीक है, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता, ठीक, but you have read HR subject, you have read labor welfare subject, and you have a sense of enterprise, you have a sense of group activities, right? इतना तो है, तो फिर आप इसके साथ भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक? Which of the following are the advantages of, एडवांटेज क्या है ग्रुप एक्टिविटी के? ग्रुप एक्टिविटी के एडवांटेज क्या है अगर एंटरप्राइज में काम हो रहा हो तो, ठीक? हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस आपने जो रटा रटाया पढ़ा आप उसी से क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे, और अगर कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए तो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। लॉजिकल रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक, बिल्कुल सही है। ग्रुप एक्टिविटी में काम करते हैं तो फंक्शंस, लॉजिकल रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शंस पता चलता है कि सारे लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या काम करना है, क्यों करना है, समझ में आता है। मेंटेन पावर एंड prestige of major functions, yes. Follow principle of occupational specialization, जिस पर्सन का जिस ऑक्यूपेशन में स्पेशलाइजेशन है उसी को फॉलो करते हैं। एचआर पर्सन का एक ग्रुप रहेगा, सप्लाई चेन का एक ग्रुप रहेगा, मार्केटिंग का एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट इज एट द टॉप ओनली, बिल्कुल गलत। प्रॉफिट हो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टॉप लेवल पे होती है? नहीं, ईच एंड एवरी वर्कर पे होती है, ईच एंड एवरी पर्सन पे होती है, जो भी कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हर उसका ड्यूटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन विजन से खुद को रिलेट करे और मोटिवेटेड रहे, उसके अकॉर्डिंग काम करे, और ये सारा चीज हो, ये सारा चीज स्मूथली हो, ये ड्यूटी किसकी है? एचआर डिपार्टमेंट की। तो दिस इज रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी, ठीक है, ठीक है, राइट, ए, बी एंड सी ओनली। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी तो पक्का नहीं होगा, पहले भी सोच सकते हो डी नहीं होगा। अब बचा ए सी या ए बी सी। तो पॉइंट नंबर बी आप देखिए, मेंटेन पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मेजर फंक्शंस, बिल्कुल ग्रुप एक्टिविटीज अगर हो रही है एंटरप्राइज में तो डेफिनेटली
जो भी मेजर फंक्शंस है, उनके पावर, उनके प्रेस्टीज, ग्रुप एक्टिविटीज होती किस लिए है? ताकि बड़े-बड़े काम को अच्छे से संभाला जाए, बड़े-बड़े काम को अच्छे से संभाला जाए, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी कैरी आउट होती है। बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1597, बाय द एंड ऑफ 1933 व्हिच 3 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन वेर इन एग्जिस्टेंस? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पता है किस पे है ये? AITUC के हिस्ट्री पे है कि AITUC का कैसे-कैसे बाइफर्केशन हुआ, फिर किस तरह से जॉइंट हुए सब, ये सारा कुछ आपको करवाया जा चुका है। AITUC का हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन है, जिस किसी को भी डाउट होगा वो नहीं कर पाएगा, वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। देखिए AITUC का अगर हिस्ट्री देखें तो 1920 में बनी और अपने 10th सेशन 1929 जिसका 10th सेशन था उसमें बाइफर्केट हुई। करेक्ट, बाइफर्केट हुई तो क्या हुआ? AITUF बना कब? 1929 में। और बाद में जो भी बचे हुए लोग थे वो लोग रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाए। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाए कब? 1931 में। ठीक, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया AITUC 1920 में बनी। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 में बनी। ये हमारा पक्का आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये बाद में डिसॉल्व हो गई, ये धीरे धीरे 1934 में डिसॉल्व हो गई। ठीक, बचा कौन? AITUF के साथ NFL जो है वो मर्ज हो गया। NFL मर्ज हुआ। कब मर्ज हुआ? 1933 में। नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर था, ये मर्ज हो गया और ये दोनों मिल करके एक न्यू बॉडी बनाए। जैसे ही मर्ज हुआ न्यू बॉडी बनाए और उस न्यू बॉडी का नाम था NTUF। ठीक, NTUF यहाँ पे। तो कब बना ये? 1933 में NTUF बना। ठीक, और उसके बाद ये NTUF जो था वो 1940 में वापस से AITUC में मर्ज हो गया था विद द हेल्प ऑफ VV गिरी। ये सारा मैंने आपको अपने लेक्चर्स में करवाया हुआ है। हिस्ट्री याद हो गई? AITUC की। तो 1940 में विद द हेल्प ऑफ VV गिरी NTUF वापस से AITUC में मर्ज हो गया और उस समय AITUC जो क्या था? कम्युनिस्ट था। फिर बाद में, अब क्योंकि AITUC कम्युनिस्ट था, बाद में फिर AITUC का बाइफर्केशन हुआ था IFL एंड HMS में। HMS 1948 में, IFL 1941 में। ठीक है, तो आधी कहानी मैंने यहाँ पे बता दी है। ये तीनों सही है। और ITUF ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। ITUF इनफैक्ट 1992 में बाद में बनी है और ये है इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये बनी है 1992 में। ऐसा यहाँ पे 1933 से पहले इसका कोई भी ऐसा कुछ मतलब लिंक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A, B and C ओनली। हिस्ट्री पता होगी तो आप आराम से बना सकोगे। डाउट होगा हिस्ट्री में तो फिर दिक्कत होगा कि भाई जो हमने याद किया था वैसा है कि नहीं है। ठीक, आई होप आप सभी यहाँ पे प्रेजेंट हो और आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं समझ में आ रहे हैं। मेरा वॉइस क्लियर है, ये PDF क्लियर है। किसी को कहीं कुछ चैलेंज होगा, कुछ दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। ओके, या मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड सोशल सिस्टम अप्रोच, ये मैंने आपको पहले करवाया था इसी सेशन में। ठीक, एल्टन मायो हॉथॉर्न इफेक्ट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फायल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इतना तो सबको पता है, इजीली सॉल्व। यस, उसके बाद देखिए, एज पर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आइटम्स शुड द वर्क्स कमिटी नॉट नॉर्मली डील विद? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस ऑल्सो बातों बातों में मैंने आपसे इसके बारे में भी जिक्र किया था। देखिए, जो भी चीजें आपको क्लास में बताई जाती हैं, भले आपके पास PDF ना हो, ठीक है, कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि MCQ के साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। बहुत बार, हर बार सिर्फ MCQ नहीं करवाती, उसके साथ बहुत बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ और उसी से ये क्वेश्चन बना है। मैंने आपको बताया था कि 16 सेशन ऑफ ILC जो कि नैनीताल में हुआ था, वहां पे क्या क्या चीजें डिसाइड हुई थी? वहां पे मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर, वहां पर कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात हुई थी। राइट, कोड ऑफ डिसिप्लिन के अडॉप्शन की बात हुई थी, रिकॉग्निशन ऑफ TU की बात हुई थी और साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर हुआ था, 16 सेशन ऑफ ILC जो 1958 में हुई थी। ये उसी सेशन की बात हो रही है, यहाँ पे डिसाइड किया गया था
कि वर्क्स कमिटी किस किस आइटम से डील करेगी। वर्क्स कमिटी विच आइटम वर्क्स कमिटी विल डील विथ, ये भी इसी सेशन में का जो ILC का कॉन्फ्रेंस था उसी में ही डिसाइड हुआ था। ये जब मैंने कभी MCQ आपको कभी सॉल्व करवा रही थी उस समय मैंने आपको ये चीज बताया था, ठीक है। तो देखिए, तो वर्क्स कमिटी यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि वेजेस एंड अलाउंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एंड फंड्स, बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, ये सारे पे वर्क्स कमिटी डील करेगी। बट मैटर्स कनेक्टेड विद द फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड लेबर फोर्स, इससे डील वर्क्स कमिटी नहीं करेगी। वहां पे लिस्ट ऑफ आइटम दिया हुआ है जिसमें वर्क्स कमिटी डील करेगी, उसमें ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। और बट ये वाला जो मैटर जो कि फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेबर फोर्स, इससे वर्क्स कमिटी को मतलब नहीं है। वर्क्स कमिटी का मोटिव क्या है? टू प्रमोट एमिटी एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, राइट। तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। फिर जो लीव्स होते हैं, फेस्टिवल लीव्स को एडजस्टमेंट करने की बात होती है, लेकिन पॉइंट नंबर डी इज नॉट देयर। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर A, B एंड C ओनली, ठीक, करेक्ट। रिमेंबर दिस, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको भी याद कर लीजिए। 1958 में ये सेशन हुआ था। ये सेशन इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था ILC का, एंड एवरी ईयर आई थिंक कोई ना एक नई क्वेश्चन इस सेशन से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 1625 देखिए, below are the different steps of processing of learning, arrange this from beginning to the end, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था यूनिट 4 में, कोल्ब्स साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है, यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उसी से ये क्वेश्चन है। द सेम क्वेश्चन इज देयर, मैंने आपको स्टेप्स बताया था, सेम क्वेश्चन इज देयर, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जो टर्मिनोलॉजी है उसे चेंज कर दिया गया है, बट क्वेश्चन इसी थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। ये थ्योरी क्या बताती है कि कोई भी पर्सन होता है वो अपने एक्सपीरियंस को अपने माइंड में एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फिर लर्न करता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है, जब कभी आप कुछ सबसे कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस करते हो, उसके बाद उसको सीखते हो, एक्सपीरियंस करने के बाद सीखते हो। दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू अप्लाई, ठीक, यू हैव टू लर्न, तो सॉरी यू हैव टू अरेंज देम, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, आप किसी नॉलेज को एक्वायर करते हो, ठीक है, आप किसी नॉलेज को एक्वायर करते हो। कि सपोज आपने देखा कि एनीथिंग लाइक suppose if I am taking an example, so how to fix your suppose fan is not working, or any simple example you can take, how to fix any electricity device, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप नॉलेज को एक्वायर करोगे, ठीक, कि हाउ टू फिक्स योर वॉशिंग मशीन, ठीक है। अपने नॉलेज को एक्वायर किया कि वॉशिंग मशीन में ये चीज गड़बड़ है, आप कैसे ठीक करोगे, यू यू एक्वायर्ड दैट नॉलेज, एंड तो पहला स्टेप तो यही होगा, ठीक। उसके बाद एसिमिलेशन और रिटेंशन, आप फिर नॉलेज को रिटेन करोगे, आप नॉलेज को रिटेन करोगे, उसको फिर इंटरनलाइज करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन होगा, उसके बाद सेल्फ मॉनिटर्ड लर्निंग होगी, ठीक, ठीक है। देखिए आपने यूट्यूब पे देखा, ठीक, कि वॉशिंग मशीन को कैसे फिक्स करना है इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यू हैव एसिमुलेटेड इट, आपने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद नॉलेज को अपने एब्जॉर्व किया, समझा, उसके बाद इंटरलाइजेशन ऑफ न्यू नॉलेज, फिर उसके बाद एक आपका अपना कॉन्सेप्ट बना कि अगर कहीं पे वॉशिंग मशीन अगर कुछ डिस्टर्ब है तो यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन मेंड इट लाइक दैट। उसके बाद आप कहीं पे हो सकता है वॉशिंग मशीन अगर खराब हो, आप अप्लाई करोगे, और उसके बाद फिर सेल्फ मॉनिटर्ड लर्निंग, राइट। तो ये एक तरह का स्टेप है किसी भी एक्सपीरियंस से लड़ने का, से लर्न करने का। कोई भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हुआ हो और आपने उसे सीखा हो, तो उसके स्टेप्स ऐसे ही होंगे कि पहले आपने देखा, ठीक है, उसके बाद उससे जो उसको एसिमुलेट किया, जो भी लर्निंग थी उसको माइंड में एसिमुलेट किया, एंड देन जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके माइंड में था उसको इसके साथ मिला करके एक इंटरनलाइज करे, एक नया नॉलेज क्रिएट हुआ, फिर आपने उसे अप्लाई किया रियल लाइफ सिचुएशन में, एंड देन सेल्फ मॉनिटर्ड लर्निंग। सो विद दिस we see the answer will be B, A, C, D, E, okay।
Next question number 1574. Social insurance is described as giving in return for contribution and benefits up to the level of विलियम बेवरीज का कॉन्सेप्ट है सोशल इंश्योरेंस। और हर बार क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में कि सोशल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम बेवरीज ऑप्शन में था। और एक बार इस तरह भी क्वेश्चन आ चुका है कि विलियम बेवरीज ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसका नाम क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल इंश्योरेंस, म्यूचुअल इंश्योरेंस। इस तरह से भी क्वेश्चन था यूजीसी नेट में। एंड सी हाउ दे just the same concept is there, but that way of asking the question is different every time. तो विलियम बेवरेज जी ने सोशल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। सोशल इंश्योरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज गिविंग इन रिटर्न फॉर कंट्रीब्यूशन। सोशल इंश्योरेंस मतलब क्या कि कोई वर्कर है उसे सोशल इंश्योरेंस अगर प्रोवाइड की जा रही है तो दैट इज इन रिटर्न फॉर द कंट्रीब्यूशन, दैट इज इन रिटर्न फॉर द कंट्रीब्यूशन। जो भी वर्कर ने कंट्रीब्यूट किया है अपना टाइम, अपना एफर्ट, उसके रिटर्न में से सोशली इंश्योर किया जाता है एंड बेनिफिट्स, और बेनिफिट उसको प्रोवाइड किए जाती है अप टू द लेवल ऑफ कब तक अगर कोई वर्कर कंट्रीब्यूट किया है आपकी फैक्ट्री में, आप उसे रिटर्न दे रहे हो इन फॉर्म ऑफ सोशल इंश्योरेंस, तो उसका लेवल कितना होगा? आप डिसेंट लिविंग तक उसे रिटर्न दोगे, फेयर लेवल तक, लग्जरियस लिविंग तक, या सबसिस्टेंस लिविंग तक? तो एज पर विलियम बेवरेज इट इज अप टू सबसिस्टेंस लिविंग। अब सपोज योर फ्रेंड और एनी फादर और एनी पर्सन इज वर्किंग इन एनी पीएसयू, और वहां पे आप इंश्योरेंस अगर मिला हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस या कुछ, तो दैट इज अप टू सबसिस्टेंस लेवल। जीवन निर्वाह स्तर तक का आपको इंश्योरेंस मिला हुआ रहता है। बहुत ज्यादा लग्जरियस डिसेंट फेयर ऐसा नहीं मिलता है, अप टू सबसिस्टेंस लिविंग तक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1591, हु अमंग द फॉलोइंग आर द थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर? वेरी इजी क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन करने में आपको 10 सेकंड्स लगने चाहिए और आपको करेक्टली भी सॉल्व करना है, एक्यूरेसी विद स्पीड। सोशल रिस्पांसिबिलिटी थ्योरी है? नहीं है। प्लेकेटिंग थ्योरी है? यस। पब्लिक रिलेशन थ्योरी है? यस। कोऑर्डिनेशन थ्योरी है? नहीं है। अकाउंटेबिलिटी थ्योरी है? नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली पॉइंट नंबर बी एंड सी। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1637 देखिए, बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड रीजन। असर्शन है, रीजन है। Assertion, it is one thing to hold that the role of state should be minimal and quite another to hold that industrial relations should be based on bilateralism. कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई ऑलवेज से एवरी क्वेश्चन इज अ लर्निंग। आपको बस सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना है, आपको बस सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना है, आपको देखना है कि कि हर क्वेश्चन से आप क्या-क्या और लर्न कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, यू कैन गूगल अबाउट सोशल इंश्योरेंस, यू कैन गूगल अबाउट थ्योरीज ऑफ विलियम बेवरेज और उनके बारे में पढ़ सकते हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के बारे में डीप हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? ये क्वेश्चन ले लिया जाए तो इससे भी आप लर्न करो कि जो अगर कोई थ्योरी है तो कोई भी थ्योरी आप पढ़े हो, उसका स्टेप बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। So every question is a learning, and in the same way, if you think about this question, तो assertion और reason में जो fact दिए हुए रहेंगे, बस आपको solve करके आगे नहीं बढ़ना है, ये भी आपको याद करना है, ये भी समझना है, ये concept भी आपको, ये सारी चीजें भी as an information आपको अपने mind में add करनी है। It is one thing to hold that the role of the state should be minimal, and quite another to hold that industrial relations should be based only on bilateralism. ठीक है, कि एक चीज है कि स्टेट को ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, रोल ऑफ स्टेट शुड बी मिनिमल, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी बेस्ड ऑन बायलैटरलिज्म। बायलैटरलिज्म मतलब बस दो ही पार्टीज हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो स्टेट को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये भी एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में बस दो पार्टी होनी चाहिए, एम्प्लॉय और वर्कर, एम्प्लॉयर और वर्कर, ठीक है, ये भी चीज लिखा हुआ है। रीजन देखिए, bilateralism is an essential ingredient of industrial relation and both parties should rely on it as far as possible। मतलब जितना ज्यादा हो सके एम्प्लॉयर और वर्कर को अपने आप में ही झगड़ा सॉल्व करना लेना चाहिए, खुद ही एक दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए। But it cannot be denied that there is a role that mediation, arbitration, and adjudication of third party intervention can play to ensure industrial peace with justice to both sides in the society। लेकिन ये भी बात है कि अगर कोई तीसरा पर्सन आता है, तीसरा पर्सन आएगा किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा आएगा। स्टेट के द्वारा कोई तीसरा पर्सन आएगा जो कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन में क्या होता है? जो जज होता है
वो क्या है, दैट इज द रूल ऑफ स्टेट। एजुकेशन में क्या होता है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, तो दैट इज द रूल ऑफ स्टेट। लेकिन कभी कभी स्टेट का आना भी जरूरी होता है ताकि इंडस्ट्रियल पीस जो है उसमें जस्टिस हो दोनों साइड से। एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में अगर बस झगड़ा हो तो हो सकता है दोनों सॉल्व कर ले, बट बायस्ड हो, एम्प्लॉयर ज्यादा फायदा उठा ले और झगड़ा को निपटा दे। लेकिन स्टेट आता है कभी कभी बीच में ताकि उन दोनों के बीच में इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहे और जस्टिस मेंटेन रहे एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है और जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, एम्प्लॉयर वर्कर अपने आप में झगड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बट कभी कभी स्टेट की जरूरत होती है थ्रू मेडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन, ताकि जो सॉल्यूशन हो वो पीसफुल हो और विथ फुल ऑफ जस्टिस हो, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1632 देखिए, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ एनेक्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, वेरी इजी। 1948 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब आई थी? यस, 1 सेकेंड। 1965, राइट, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है कब, 1936, और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ठीक है, तो 1976। So based on this, we can solve this question very easily. BADE, BAEDC, BAEDC. This payment of gratuity act उसके बाद आई, right? And the BAEDC, BAEDC, yes, correct. Very easy question. उसके बाद चलिए देखिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1618। कमिटीज हैं और मैच करना है उसे, तो या एक्सपर्ट कमिटी, in the last week itself we had studied expert committee किसमें होती है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट में, जो कि एक टेक्निकल टीम होती है इसमें, जो कि एडवाइस करती है इनफैक्ट कि किस तरह के ब्रिक्स यूज होने चाहिए, अगर किसी नया तरह का ब्रिक आया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो एक्सपर्ट कमिटी जो वो टेक्निकल डिटेल्स में हेल्प करती है इन दिस एक्ट, राइट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। उसके बाद सेफ्टी कमिटी किसमें है, फैक्ट्रीज एक्ट में है। सिल्टैक, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, इसे टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी भी कहा जाता है, वो किसमें है, इसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। और यहाँ पे कमिटीज बती है, बस लिखा है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइंस कमिटी इसमें आएगा, ठीक है। तो एज पर दिस आवर आंसर विल बी यस, हाँ, A3, B1, C4 और D2। क्वेश्चन नंबर 1606, consider the statement in connection with normalization with the nomination under the provision of payment of gratuity act 1972। जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है 1972, उसके कनेक्शन में हम ये क्वेश्चन देखेंगे, राइट। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में ऑलरेडी, मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन करवाया है ऑन नॉमिनेशन, ऑन नॉमिनेशन। देखिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के नॉमिनेशन के क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या रूल्स है, वो सब आपको देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल है इनफैक्ट। तो एन एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 year ऑफ सर्विस शैल रिक्वायर टू मेक नॉमिनेशन, बिल्कुल सही है। 1 साल आपका जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप नॉमिनेशन करोगे कि अगर आपको ग्रेचुटी मिलेगी तो वो किसको मिलेगी, ठीक है। एन एम्प्लॉय में इन हिज नॉमिनेशन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल टू हिम अगेंस्ट मोर देन 1 नॉमिनी, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉय जो है जो भी ग्रेचुटी अमाउंट होगा उसको एक या एक से ज्यादा नॉमिनी पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अपने भाई अपने बहन दोनों पे कर सकता है, भाई बहन मम्मी पापा सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू मेक अ नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ हिज फैमिली इफ हैविंग फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, बिल्कुल सही है। अगर आप इसका टर्म्स देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ यू आर हैविंग फैमिली एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, तो आप नॉमिनेशन में फ्रेंड को ऐड नहीं कर सकते, राइट, किसी और को ऐड नहीं कर सकते। अगर फैमिली नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन तब भी आप फ्रेंड को ऐड कर सकते हो। और अगर बाद में आपकी फैमिली बन जाती है, सपोज यू आर अनमैरिड, तो आपने फ्रेंड को ऐड किया, आपके पास कोई फैमिली नहीं थी, बाद में आपने अगर शादी कर ली, यू हैव स्पाउस, तो बाद में आप अपने नॉमिनेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हो, या दैट इज आल्सो देयर। उसके बाद देखिए इफ अ नॉमिनी प्री डिसीजेस द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से पहले ही नॉमिनी की डेथ हो जाती है,
द इंटरेस्ट ऑफ नॉमिनी शैल नॉट रिवर्ट टू द एम्प्लॉय, दिस इज रॉन्ग। अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है पहले ही, एम्प्लॉय से पहले ही नॉमिनी की डेथ हो जाती है, तो जो इंटरेस्ट ऑफ द नॉमिनी है दैट विल रिटर्न बैक टू एम्प्लॉय। फिर एम्प्लॉय के पास इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो किसी और पर्सन को नॉमिनी बना सकता है। किसी, अगर जो नॉमिनी था उसका डेथ हो गया तो किसी और पर्सन को एम्प्लॉय नॉमिनी बना सकता है। अगर फैमिली प्रेजेंट है तो फैमिली को ही नॉमिनी बनाना पड़ेगा, और अगर फैमिली का कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है तभी वो जाकर के अपने फ्रेंड को नॉमिनी बना सकता है। दैट इज ऑल्सो हैज बीन मेंशन्ड। ये पॉइंट हमारा गलत है। और नॉमिनेशन वंस मेड बाय एन एम्प्लॉय कैन बी मॉडिफाइड बाय द एम्प्लॉय एट एनी टाइम विद रिटन नोटिस टू एम्प्लॉयर। बिल्कुल सही है। एक बार नॉमिनेशन आपने बना दिया, आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो ऑब्वियसली, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही, कि अगर फैमिली है तो आपको फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाना पड़ेगा, ऐसा रूल्स है, तो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, आपने बस ब्रदर को ऐड किया, यू वांट टू ऐड सिस्टर, यू कैन डू दैट एज वेल विद द रिटन नोटिस टू एम्प्लॉयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी एंड ई। पॉइंट नंबर डी विल नॉट बी देयर। ए, बी, सी एंड ई। ठीक है, या arrange the 4 levels of training evaluation from first to last as given by Kilpatrick. The Kilpatrick method of ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इज देयर, कि जब एचआर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग कंडक्ट करा लेती है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग कितना फ्रूटफुल रहा उसका इवैल्यूएशन के लिए 4 लेवल होता है, तो वो लेवल बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्शन, रिजल्ट, बिहेवियर, लर्निंग। सबसे पहले क्या होता है, आप लर्निंग इम्पार्ट करते हो। ठीक है, तो लर्निंग आपने इम्पार्ट की। ठीक, सपोज आपने किसी पर्टिकुलर विमेन को बुलाया और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपने पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की, फिर रिएक्शन क्या रहा विमेन एम्प्लॉयज का। ठीक, फिर उनका तो उसके बाद फिर रिजल्ट क्या रहा कि यस, इनिशियल रिएक्शन, उसके बाद रिजल्ट क्या रहा कि यस दे आर मोर कॉन्फिडेंट, they have become more confident and aware। और जॉब बिहेवियर में क्या हुआ? जॉब बिहेवियर में क्योंकि उनको ऐसा फील हुआ कि जो उनकी कंपनी है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट का ख्याल रख रही है, तो जॉब बिहेवियर में दे वर मोर हैप्पी, कंटेंट, मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड। राइट, तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये चार स्टेप है किसी भी तरह के ट्रेनिंग को इवेलुएट करने का। तो आंसर विल बी डी, ए, बी, सी। डी, ए, बी, सी। Question number 1602. Choose the correct option regarding the theories of motivation. ठीक है, yeah. So this is the last question for the day. Theories of motivation से regarding आपको correct option choose करना है। Theory X and Y are similar to each other. Similar है? बिल्कुल भी similar नहीं है। Theory X उन लोगों के लिए है जो कि काम को inherently dislike करते हैं। They do not like to work. उनके बॉस को उनको बार बार फोर्स करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। And theory Y type of people that they like to do work, they like to succeed in life by working hard, and they don't need pushing, they do not need autocratic leader, or they enjoy their work. इस तरह से theory X and Y are not similar to each other. Two-factor theory is derived by Hertzberg, right? Not McGregor. It was derived by Hertzberg. तो ये भी गलत है। The concept of ERG theory is similar to Maslow hierarchy of needs of theory. बिल्कुल सही है, करेक्ट। ERG theory जो है वो Maslow hierarchy है, जो नीड्स थ्योरी है उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। ठीक, and then the McClelland has identified the need for power, need for achievement and need for appreciation as a motivating needs. बिल्कुल सही है। तो पॉइंट नंबर C and D are correct. Okay, and हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C and D only. Yeah. So with this, I'll be ending the session today, friends. Some 25 questions are there, which we will be finishing off in the next session, part 4 of this previous year question paper, right? I hope you found it fruitful and insightful. आपको समझ में आया होगा कि आपको UGC नेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो भी चीज आपने पढ़ा है उसे कैसे रिवाइज करना है, और पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का, right? So with this, I'll be ending the session today. If there is any query, any suggestion, you all are welcome for it. Thank you all.